गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 11 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर ईरान में प्रोटेस्ट को लेके है। तो ईरान में पिछले 2 हफ्तों से मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो कि माहशा अमनी जो है उनकी डेथ और स्ट्रिक्ट हिजाब लॉ से शुरू हुआ। उनको पुलिस ने 2022 में अरेस्ट किया क्योंकि उन्होंने हिजाब प्रॉपर तरीके से नहीं पहना था, और पुलिस कस्टडी में ही उनकी मिस्टीरियस डेथ हो गई और लोगों को लगा कि वहाँ उनको टॉर्चर किया गया। और दूसरा रीज़न है कि ईरान की जो करेंसी है रियाल, वो भी बहुत तेज़ी से वैल्यू लूज़ कर रही है और वो रिकॉर्ड लेवल पर गिर गई है। तो इससे लोगों की जो परचेज़िंग पावर है वो कम हो गई और महँगाई बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो इसके कारण यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है और गवर्नमेंट ने इंटरनेट और जो फ़ोन लाइन्स हैं दोनों बंद कर दिए हैं ताकि लोग ऑर्गेनाइज़ ना हो सकें। और अब तक कम से कम 65 लोग मारे गए हैं और 2300 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। तो यहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनी, उन्होंने हार्ड क्रैकडाउन का ऑर्डर दिया है और प्रोटेस्टर्स को एनिमी ऑफ गॉड भी बोला है। तो यूएस ने प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट किया है और ईरान को वार्निंग भी दी है कि अगर ईरान प्रोटेस्ट को वायलेंटली क्रश करेगा और अगर यूएस के इंटरेस्ट को हार्म करता है तो अमेरिका जो है डिप्लोमेटिक या फिर मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ग्रीनलैंड पार्टीज स्टैंड्स फर्म अगेंस्ट ट्रम्प्स पुश फॉर यूएस रेन ऑफ आइलैंड। तो यहाँ पर बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर से बोला है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने के लिए जो एक्शन ले सकता है, चाहे ग्रीनलैंड को पसंद हो या ना हो। तो बेसिकली ट्रम्प ग्रीनलैंड को स्ट्रैटेजिक और जो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से चाहते हैं, क्योंकि आर्कटिक जो रीजन है उसमें रशिया और चाइना की मिलिट्री एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। और साथ ही ग्रीनलैंड के पास जो है रेयर अर्थ मिनरल्स, ऑयल और गैस जैसे बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो इसके बाद ग्रीनलैंड के पीएम और पार्लियामेंट ने सबने मिलकर कहा कि हम अमेरिकन्स भी नहीं बनना चाहते और दानिश भी नहीं बनना चाहते, और हम सिर्फ ग्रीनलैंडर्स बनना चाहते हैं। तो ग्रीनलैंड अभी बेसिकली क्या है कि डेनमार्क का ऑटोनोमस टेरिटरी है, लेकिन फ्यूचर में वो इंडिपेंडेंस पर सोच रहा है और अभी की गवर्नमेंट जल्दी इंडिपेंडेंस के फेवर में नहीं है, पर सब एग्री कर रहे हैं कि डिसीजन ग्रीनलैंड के ही लोग लेंगे, कोई फॉरेन प्रेशर इसमें नहीं चलेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, फियर लूम्स ओवर हिमाचल एप्पल ग्रोअर्स एज ड्राई स्पेल लैक ऑफ स्नो कंटिन्यू इन द स्टेट। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बेसिकली जो बारिश है और स्नोफॉल है वो ना होने की वजह से एप्पल ग्रोअर्स बहुत टेंशन में हैं, क्योंकि अक्टूबर के बाद से वेदर लगातार ड्राई है वहाँ का। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक जो नवंबर में 95% तक जो है कम बारिश हुई है और दिसंबर में 99% तक रेनफॉल कम हुआ है, और आगे भी स्नो या रेन के चांसेस कम है। तो एप्पल के लिए जो ठंड है या फिर स्नोफॉल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फ्लावरिंग और फ्रूट सेट खराब हो जाता है। और ज़्यादा ड्राई पड़ने से जो पेस्ट हैं वो भी बढ़ सकते हैं और जो क्रॉप को डैमेज करते हैं। तो एप्पल जो हिमाचल की इकोनॉमी का बैकबोन है, 5,000 से 6,000 करोड़ का बिजनेस और 1.5 लाख जो फैमिलीज हैं वो इस पर डिपेंड करती हैं, इसीलिए फार्मर्स बहुत ही वरीड है यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, आदित्य तलवन से रिलेटेड है। आदित्य तलवन बेसिकली इंडिया का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है जो कि सन और उससे रिलेटेड जो स्पेस वेदर है उसको स्टडी करता है, और ये अर्थ और सन के बीच में लैग्रेंज पॉइंट पे सिचुएटेड है, जहाँ से ये सोलर फ्लेयर्स, प्लाज्मा और जो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स को स्टडी कर रहा है। तो अभी क्या है, इसरो ने एक पावरफुल सोलर स्टॉर्म का जो अर्थ पर पड़ने वाला इम्पैक्ट है उसको डिटेल में समझाया है, जिसमें कि अक्टूबर 2024 में बोला कि सन से एक जो है बड़ा सोलर प्लाज्मा निकला और वो इरप्शन जो है अर्थ तक आया, जिसका स्टडी जो है साइंटिस्ट ने किया। और इस स्टॉर्म के सबसे डेंजरस फेज में अर्थ का जो मैग्नेटिक शील्ड ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गया, और मतलब सन से आने वाली जो है हार्मफुल एनर्जी अर्थ के बहुत करीब आ गई, और इससे सैटेलाइट्स, जीपीएस और जो कम्युनिकेशन और जो पावर ग्रिड्स हैं उनको नुकसान का रिस्क जो है बढ़ जाता है। तो आदित्य तलवन ने ये भी देखा कि जो पोलर रीजन्स हैं उसमें स्ट्रॉन्ग करंट्स और हीटिंग भी हुई, जो कि अपर एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करती है। तो ये डिस्कवरी स्पेस वेदर को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट लॉन्चेस ड्राइव टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट डेथ्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने रोड एक्सीडेंट्स कम करने के लिए एक ज़ीरो फैटेलिटीज़ प्रोग्राम लॉन्च किया है, और इस प्रोग्राम में रोड मिनिस्ट्री और जो सेव लाइफ फाउंडेशन है उन्होंने मिलकर 100 एक्सीडेंट वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, और जो 15 स्टेट्स में हैं। इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में 2023-24 में बात करें तो लगभग 89,000 डेथ्स जो है रोड एक्सीडेंट में यहीं पे हुई हैं। और इस प्लान का फोकस जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, क्योंकि 63% जो डेथ्स हैं वो हाईवे
के बाहर लोकल रोड्स पर होती हैं और डेटा से बेसिकली डेंजरस स्पॉट्स, रिस्की टाइम और एक्सीडेंट टाइप आइडेंटिफाई किया गया है। और यहाँ पे रोड डिज़ाइन सुधारना, फैकल्टी जंक्शंस ठीक करना, फास्ट एम्बुलेंस और ट्रेन्ड फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स पे काम होगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे जयपुर में कठपुतली नगर को लेके है। यहाँ पे बोलना है कठपुतली नगर में लगभग 250 फैमिलीज़ पिछली कई जनरेशन से जो कठपुतली जो पपेट्स हैं वो बना रहे हैं और ये राजस्थान की सबसे पुरानी फ़ोक आर्ट ट्रेडिशंस में से एक है। तो यहाँ पर जो कठपुतली वर्ड है, कठ का मतलब होता है लकड़ी और जो पुतली है, पुतली का मतलब गुड़िया, तो उससे आया है कठपुतली शब्द। तो पहले इन पपेट्स को के ज़रिए जो राजपूत किंग्स हैं, वीर योद्धा हैं, फ़ोक हीरोज़ और जो मॉरल कहानियाँ हैं, वो लोगों तक पहुँचाई जाती थी, जब टीवी, मोबाइल ये सब कुछ नहीं था। तो इन पपेट्स पपेट्स को जो रंगीन कपड़े हैं, बोल्ड आँखें हैं, जो ड्रामेटिक एक्सप्रेशन है, ये राजस्थान की कल्चर को दिखाते हैं। और ढोलक और हारमोनियम इन सब के थ्रू जो पपेट शो होते हैं, उनसे जो ह्यूमर, म्यूज़िक और सोसाइटी के इश्यूज़ भी दिखाए जाते हैं। तो आज भी ये आर्ट राजस्थान की पहचान को जो है ज़िंदा रखे हुए है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ विल द यूएस एग्जिट आफ्टर क्लाइमेट एक्शन। तो यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ऑर्डर साइन करके 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से अमेरिका को बाहर निकाल दिया है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और जो दूसरा है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ट्रम्प क्लाइमेट चेंज को होएक्स मानते हैं और अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी जो है बाहर निकालने का प्रोसेस चल रहा है उनका। जो UNFCCC से निकलने का मतलब क्या है कि जो ये सिस्टम है, ये ग्लोबल सिस्टम है जिसमें सारे कंट्रीज़ अपना जो पॉल्यूशन है, कार्बन एमिशंस वो रिपोर्ट करते हैं। क्लाइमेट कमिटमेंट्स उसमें ट्रैक होते हैं और हर साल जो कॉप की समिट्स होती हैं, क्लाइमेट समिट इसके लिए होती हैं। तो यूएस के बाहर निकलने से अमेरिका जो है वो एमिशंस को रिपोर्ट नहीं करेगा और जो कॉप मीटिंग्स में रूल्स बनाने का हक खो देगा और कार्बन मार्केट, क्लाइमेट फाइनेंस, ट्रांसपेरेंसी रूल्स में यूएस का कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाएगा और लीगल तौर पे इस ट्रीटी से बाहर निकलना, पेरिस एग्रीमेंट से भी निकलना ही है। बोलते हैं इससे क्लाइमेट फाइनेंस पे क्या असर पड़ेगा? तो इस ट्रीटी के अंदर ग्रीन ग्रीन क्लाइमेट फंड और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जैसे फंड्स चलते हैं जो पुअर कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करते हैं। तो यूएस अगर पार्टी नहीं रहा तो यूएस का जो फाइनेंशियल कंट्रोल और इन्फ्लुएंस इस पे खत्म हो जाएगा और यूएस इजीली बोल सकता है कि हम जो है इसके लिए पैसे नहीं देंगे। तो इससे जो क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, फ्लड ड्रॉट प्रोटेक्शन है, इसके लिए पैसा कम मिलेगा। और यूएस कंपनीज को नुकसान कैसे होगा कि ग्लोबल रूल्स जो है वो टाइट होने वाले थे, बेसिकली कार्बन टैक्स को लेके, ग्रीन स्टैंडर्ड और क्लीन एनर्जी नॉर्म्स को लेके। लेकिन यूएस अगर बाहर जाएगा तो उससे पॉलिसीज जो है वो अनस्टेबल हो जाएंगी। इन्वेस्टर्स और जो इंश्योरर्स है ज़्यादा रिस्क देखेंगे इससे और यूएस एक्सपोर्टर्स को ग्रीन टैक्सेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो दूसरी ट्रीटी है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इससे निकलने का मतलब क्या है कि ये दुनिया का क्लाइमेट साइंस का बॉस है एक टाइप का और यहाँ पर जो अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट की रिसर्च होती है उसको कंबाइन किया जाता है। गवर्नमेंट को बताता है कि क्लाइमेट का जो फ्यूचर है वो क्या है। तो यूएस के बाहर होने से यूएस साइंटिस्ट का इन्फ्लुएंस यहाँ पर कम हो जाएगा और अमेरिका साइंटिफिक डिसीजंस में, क्लाइमेट साइंस में दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो क्लाइमेट टॉक्स है वो म्यूचुअल ट्रस्ट और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर चलती हैं। जब एक बहुत बड़ा और हिस्टोरिकली हाई एमिटिंग जो कंट्री है जैसे अमेरिका, ये ग्लोबल क्लाइमेट फ्रेमवर्क से बाहर निकलता है तो दूसरे देशों का भी भरोसा जो है वो कम हो जाता है कि सब लोग सेम रूल्स फॉलो करेंगे। और इसका असर ये होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी महसूस करते हैं कि रिच कंट्रीज अपने जो है वो कमिटमेंट्स पूरे नहीं करते और वो ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं और कुछ गवर्नमेंट्स को क्लाइमेट जो एक्शंस हैं वो डिले करने का जस्टिफिकेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि 2035 तक क्लाइमेट अडाप्टेशन और प्रोटेक्शन के लिए लगभग $300 बिलियन पर ईयर चाहिए और अमेरिका जैसे मेजर एमिटर के सिस्टम से बाहर हो जाने से इतने बड़े फाइनेंशियल कमिटमेंट पर ग्लोबल एग्रीमेंट बनाना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे शिफ्टिंग फ्रॉम रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स विल करेंटली नॉट हर्ट इंडिया फाइनेंशियली। तो यहाँ पर बोलना है कि अब इंडिया को रशियन ऑयल छोड़कर यूएस से ऑयल लेना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्लोबल जो ऑयल प्राइसेस है वो ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ गए हैं। यहाँ पे नवंबर 2025 में बात करें तो रशिया से पर टन $482 में लेते थे और यूएस से पर टन $523 में लेते थे।
तो ओवरऑल बोलते हैं कि पहले रशिया इंडिया को बहुत बड़ा डिस्काउंट देता था। 2022 में रशिया से ऑयल $40 पर टन सस्ता मिलता था, और लेकिन अब ये डिस्काउंट सिर्फ जो है $16 का ही रह गया है। मतलब रशिया का प्राइस एडवांटेज लगभग खत्म हो गया है। तो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि यूएस का ऑयल थोड़ा महंगा है, लेकिन जो क्वालिटी है वो बेटर है, लाइट क्रूड ऑयल है और सल्फर की क्वांटिटी भी कम है। रशिया का ऑयल जो है थोड़ा हैवी और ज़्यादा सल्फर वाला होता है, जो कि लोअर लोअर क्वालिटी का माना जाता है। और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी जो है बोलते हैं कि अब $60 पर बैरल चला गया है, और इस लेवल पर अगर इंडिया जो है रशियन ऑयल कम करके यूएस या दूसरे कंट्रीज से ऑयल ले, तो गवर्नमेंट पर ज़्यादा फिस्कल प्रेशर वो नहीं पड़ेगा फाइनेंशियल। और अगर फ्यूचर में जो ऑयल है वो $80 to $90 पर बैरल चला गया, तो रशिया का डिस्काउंट जो है वो मिस होना महंगा पड़ सकता है, और अभी के लिए इकोनॉमिक्स के हिसाब से इंडिया सेफली रशियन ऑयल कम कर सकता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इज हायरिंग लॉबी फर्म कॉमन इन डिप्लोमेसी। तो यहाँ पर बोलते हैं कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पर इस हफ्ते जो है सवाल उठ गए, जब बेसिकली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डॉक्यूमेंट से पता लगा कि इंडियन एम्बेसी जो वॉशिंगटन में है, उसने एक अमेरिकन लॉबी फर्म SHW LLC को हायर किया था, और इस फर्म के थ्रू जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री और दूसरे जो टॉप इंडियन ऑफिशियल्स हैं उनके लिए व्हाइट हाउस और यूएस लीडरशिप के साथ जो है मीटिंग फिक्स करवाई गई, जो नॉर्मली डिप्लोमेट्स जो है वो खुद करते हैं। और इंडिया पहले भी वॉशिंगटन में लॉबिंग फर्म्स को यूज़ करता रहा है, जो वहाँ नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन जो SHW LLC फर्म है, इसका रोल अनयूजुअल था, क्योंकि इसने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल्स को डायरेक्ट कॉल किए, खासकर 10 मई को, जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का दिन था। और उस दिन इन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर के मीडिया कवरेज पर बात की, और इस फर्म ने जो ट्रेड इश्यूज पर भी जो है वाइट हाउस को अप्रोच किया, और पीएम मोदी के ट्रम्प के फेवर में किए गए पोस्ट को भी हाईलाइट किया गया। तो इसके लिए जो एसेट्स जो एक फर्म है, इसको $1.8 मिलियन यानी लगभग 16 करोड़ रुपए पर ईयर दिया जा रहा था। और डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल्स को ये बात जो है शॉकिंग लगी, क्योंकि इतना सेंसिटिव काम नॉर्मली एम्बेसी खुद करती है, किसी फॉरेन लॉबिस्ट को नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर पाकिस्तान भी जो है यूएस में मल्टीपल लॉबिंग फर्म्स हायर करता है, और वो इंडिया से ज़्यादा पैसे खर्च करता है अपने नैरेटिव पुश करने के लिए अमेरिका में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि यूएस में लॉबिंग फर्म्स यूज़ करना नॉर्मल है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि डिप्लोमेटिक काम जो है आउटसोर्स ये क्यों किया गया उस फर्म को, और इसका रियल बेनिफिट क्या मिला। तो ये स्टडी बेसिकली नॉर्थ इंडिया में इंडो गैंगटिक प्लेन में हुई है, और इसमें बोला गया है कि विंटर में जो फॉग है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है, जो विजिबिलिटी को घंटों तक लो कर देता है। तो आईआईटी मद्रास में एक नई स्टडी की गई, जिसमें कि बोला गया कि जो ऊपर एनवायरनमेंट में जो मौजूद पॉल्यूशन होता है, जो डस्ट, स्मोक और एरोसोल होता है, वो फॉग को और भी ज़्यादा थिक और लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। तो साइंटिस्ट ने 15 साल के डेटा से देखा कि जब ऊपर हवा में ज़्यादा पॉल्यूशन होता है ये सब, तो उसकी वजह से जो फॉग का टॉप लेयर है वो और भी थोड़ा ऊपर चला जाता है, टॉप पे चला जाता है, जबकि बेस जो है ज़मीन के पास ही रह जाता है। तो इससे जो फॉग का थिकनेस है ये 17% तक बढ़ जाता है। और मॉडल ने ये भी दिखाया कि पॉल्यूशन जो है वो बेसिकली फॉग को ग्रो करता है, और फॉग पॉल्यूशन को ट्रैप करता है। तो ये एक विशियस साइकिल जो है वो बन जाता है, और ये जिससे कि एयर की क्वालिटी, फ्लाइट्स और जो डेली लाइफ है, ये इन सब पे बुरा असर पड़ता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ अ डायमंड डिफेक्ट इज चेंजिंग क्वांटम फिजिक्स। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बताता है कि डायमंड के अंदर एक छोटा सा डिफेक्ट कैसे फ्यूचर की जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसका हीरो बन सकता है। तो डायमंड में जब एक कार्बन एटम की जगह बोलते हैं कि नाइट्रोजन एटम आ जाता है, और पास की एक जगह जो है खाली रह जाती है, तो यहाँ पर उस जो वैकेंसी है इसको नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर कहते हैं। और ये नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर एक छोटे मैग्नेटिक कंपास जैसा बिहेव करता है, जो बहुत ही वीक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकता है, और इसी वजह से इसका यूज़ ब्रेन की एक्टिविटी मैप करने के लिए, और जो दूसरा है मेंटल क्रैक्स को डिटेक्ट करने में यूज़ होता है। तो सबसे खास बात क्या है कि जो नाइट्रोजन वैकेंसी है, ये सेंटर्स रूम टेम्परेचर पर भी जो अपनी क्वांटम प्रॉपर्टीज को मेंटेन करते हैं, जबकि नॉर्मल क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ठंडी कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो जब इस पे ग्रीन लेजर पड़ता है तो ये रेड ग्लो करता है,
जिससे साइंटिस्ट उसकी क्वांटम स्टेट रीड कर सकते हैं। तो अभी नई रिसर्च में क्या किया गया है, एक तो 9 ट्रिलियन नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर्स से भरा एक जो डायमंड है, उसको स्पेशल माइक्रोवेव कैविटी में डालकर एक कॉन्टिन्यूअस माइक्रोवेव बीम जो है बनाई गई, जिसे मासेर MASCR भी कहते हैं, यानी लेजर का माइक्रोवेव वर्जन। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई एनवी सेंटर को एक एनर्जी दी जाती है तो एक बार लाइट या यानी कि माइक्रोवेव छोड़कर जो है थक जाता है और बंद हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए टॉर्च को एक बार फ्लैश मार के छोड़ दिया गया हो। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में डायमंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा 9 ट्रिलियन जो नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर्स थे, जो कि बहुत पास-पास थे। जब कुछ जो नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर की एनर्जी अपनी छोड़ देते थे, तो जो नेबरिंग वाले जो एनवी सेंटर्स हैं, उससे उन्होंने अपनी एनर्जी दे दी। तो इस तरह जो है एनर्जी शेयर करके सिस्टम को लगातार चलाते रहे। तो ये डिस्कवरी फ्यूचर में अल्ट्रा स्टेबल क्लॉक्स, क्वांटम सेंसर्स और जो एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, डू प्लांट्स लिसन टू म्यूजिक, हाउ डू दे रिस्पॉन्ड? तो यहाँ पर बोलते हैं कि प्लांट्स भी म्यूजिक सुनते हैं जैसे हम सुनते हैं, लेकिन वो साउंड्स की वाइब्रेशंस फील कर सकते हैं। रिसर्च ने प्रूव किया है कि प्लांट्स साउंड वेव्स को सेंस करके अपना बिहेवियर बदलते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जब किसी प्लांट ने कैटरपिलर के जो लीव्स हैं उसके चबाने की आवाज़ सुनी, तो उसने जो है ज़्यादा जहरीला केमिकल बनाना स्टार्ट कर दिया अपने डिफेंस के लिए। मतलब प्लांट डेंजर को जो है आवाज़ से पहचान सकता है। तो स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि जो सॉफ्ट, नेचुरल और क्लासिकल म्यूज़िक से सीड्स जल्दी उगते हैं। वैदिक चैंट्स, नेचुरल साउंड्स, लाइट क्लासिकल से प्लांट ज़्यादा हेल्दी और टॉल होते हैं। लाउड म्यूजिक, क्रैकर्स, बॉम्ब्स और हैवी नॉइस से प्लांट्स जो है की ग्रोथ रुक जाती है। और इसीलिए साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि पॉल्यूशन और जो लाउड म्यूजिक है वो बेसिकली प्लांट्स को नुकसान देता है उसकी ग्रोथ में, और सूदिंग म्यूजिक और नेचुरल साउंड्स प्लांट्स की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी वो लगभग फाइनल स्टेज में आ गई है। कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनके 2 दिन के ब्रुसेल्स विजिट में इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको एक बड़ा पुश दिया, और वहाँ पे हाई लेवल मीटिंग्स हुई जहाँ पे पेंडिंग इश्यूज को सॉल्व करने और नेगोशिएशंस को फास्ट करने पर बात हुई। दोनों साइड्स ने गुड्स का मार्केट एक्सेस, सर्विस और रूल ऑफ ओरिजिन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर प्रोग्रेस रिव्यू की। और इससे पहले इंडिया और यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल्स के बीच टेक्निकल लेवल्स पर टॉक भी हुई थी ताकि डिफरेंसेस कम हो सके। तो मीटिंग की तरफ बाद जो है दोनों तरफ से ये कहा गया कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक मॉडर्न, कॉम्प्रिहेंसिव और म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड डील को जल्दी ही फाइनल करने के लिए कमिटेड है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, नो सेपरेट रिकॉग्निशन नीडेड फॉर MBBS सीट्स, नेशनल मेडिकल कमीशन। तो यहाँ पर क्या होता था पहले कि मेडिकल कॉलेजेस को बेसिकली 2 अलग-अलग अप्रूवल लेने पड़ते थे। एक तो सीट परमिशन का और दूसरा सीट रिकॉग्निशन का। तो यहाँ पर सीट परमिशन में मतलब हर साल जो NMC को बताना पड़ता था कि इतनी MBBS की सीट्स चलाने की उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। और फिर इस सीट रिकॉग्निशन का कि मतलब जब कॉलेज का पहला बैच मान लीजिए पास आउट कर जाता है, तब उन्हीं सीट्स को लेके अलग-अलग रिकॉग्निशन लेना पड़ता था। और अगर रिकॉग्निशन नहीं मिलता है तो स्टूडेंट्स की जो डिग्री है वो वैलिड नहीं होती थी। और इसीलिए कॉलेजेस अलग-अलग फॉर्म्स जो है फीस और अलग-अलग इंस्पेक्शन के लिए हर हर साल अप्लाई करते थे। अब मेडिकल कॉलेजेस को MBBS सीट्स के लिए अलग-अलग रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने क्लियर किया है कि जो MBBS सीट्स हर साल रिन्यू होती हैं, वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज़्ड भी मानी जाएँगी। और पहले कॉलेजेस अलग-अलग एप्लीकेशन फ़ीस दे रहे थे रिकॉग्निशन के लिए, लेकिन 2023 के नए रूल्स के बाद ये सिस्टम खत्म हो चुका है। और अब कॉलेज सिर्फ जो है एनुअल डिस्क्लोज़र रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जिसमें कि उनकी बिल्डिंग, लैब्स, टीचर्स, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ जैसी डिटेल्स होती हैं। और अगर NMC जो है सीट्स अप्रूव या रिन्यू करता है, तो वो सीट्स उस साल के लिए वैलिड और एक्रीडिटेड मानी जाएँगी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, तमिलनाडु में एश्योर्ड पेंशन स्कीम जो है 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। और इस स्कीम के अंडर तमिलनाडु के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको रिटायरमेंट के बाद अपनी लास्ट ड्रॉन सैलरी का जो बेसिक प्लस DA का 50% जो फिक्स पेंशन उनको मिलेगा। और एम्प्लॉइज़ इस दौरान जो है अपनी जो सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करेंगे और बाकी पैसा गवर्नमेंट देगी। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, तेलंगाना ऑर्डर्स हॉल्ट ऑन कफ सिरप लेस्ड विद इथिलीन ग्लाइकॉल। तो तेलंगाना में एक सीरियस हेल्थ अलर्ट जारी हुआ है जिसमें बोला गया है कि जो एलमॉन्ट नाम की किड सिरप है, इसका एक बैच पर इसको रोक लगा दी गई है क्योंकि इसमें इथिलीन ग्लाइकॉल जैसा जो टॉक्सिक केमिकल है वो पाया गया है। और ये सिरप बच्चों में एलर्जी, रनी नोज और स्नीजिंग के लिए जाना जाता है। इन सब कंडीशंस में उनको दिया जाता है।
इथिलीन ग्लाइकॉल है जो इस सिरप में है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है, इसीलिए मेडिसिन्स में इसका होना बेसिकली जानलेवा भी हो सकता है, स्पेशली बच्चों के लिए। ये एक्चुअल में एक कार एंटी फ्रीज़ में यूज़ होता है इसको, और जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो लिवर इसको एसिडिक पॉइज़न में बदल देता है, मतलब ब्लड को एसिडिक जो है बना देता है, ब्रेन डैमेज करता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, किडनीज़ फेल हो सकती हैं। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर यूएस वेनेजुएला होल्ड टॉक्स टू रिस्टोर डिप्लोमैटिक टाइज। तो जैसा हमें पता है कि यूएस ने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट निकोलस मदुराओ उनको बेसिकली वहाँ पे कैप्चर किया वेनेजुएला में, और उनको न्यूयॉर्क ले गया जहाँ पर उनको नार्को टेररिज्म पे ट्रायल चल रहे हैं। तो अभी क्या है कि वेनेजुएला और यूएस के डिप्लोमैटिक टाइज जो है वो रीस्टोर करने के लिए टॉक शुरू होने वाले हैं। और वेनेजुएला के जो एंटरिम प्रेसिडेंट हैं अभी के लिए फिलहाल, डेल्सी रॉड्रिग्स, उन्होंने यूएस के डिप्लोमेट्स के साथ एम्बेसी रीओपन करने की बात शुरू की है और दोनों देशों के बीच रिलेशंस को नॉर्मल करने पर डिस्कशन से स्टार्ट किए हैं। तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने वेनेजुएला के जो ह्यूज ऑयल रिजर्व्स हैं उनको एक्सेस करने का प्लान्स पर ऑयल कंपनी से मीटिंग भी की उन्होंने। और वेनेजुएला ने पहले यूएस के एक्शंस को इलीगल अटैक बताया था, लेकिन अब जो है डिप्लोमेटिक रूट से डील आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया गया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ट्रम्प अप्रूव्स इमरजेंसी ऑर्डर टू प्रोटेक्ट यूएस हेल्ड रेवेन्यू फ्रॉम वेनेजुएलन ऑयल। तो यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसमें कि अमेरिका जो वेनेजुएला का ऑयल सेल करेगा उससे जो प्रोसीड्स आएंगे उसको यूएस के ट्रेजरी अकाउंट्स में सेफ रखेगा, ताकि इसको जो है किसी भी कोर्ट या फिर क्रेडिटर के जो सीजर है उससे बचाया जा सके। और इस ऑर्डर से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है ताकि ये फंड्स वेनेजुएला की स्टेबिलिटी और यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी गोल्स हैं उसके लिए यूज़ हो सके। और यहाँ पर क्या है, ट्रम्प ने पहले ऑयल इंडस्ट्री के लीडर से मिले और उन्होंने बोला कि वेनेजुएला में इन्वेस्ट करें ऑयल कंपनीज। लेकिन कुछ सीईओज ने कहा कि इस कंट्री में इन्वेस्ट करना वो अनइन्वेस्टेबल है, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर इस कंट्री में रिफॉर्म्स चाहिए होंगे, ताकि जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर किया जा सके।